देता हूँ स्टार्ट अब से और स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। चलो दिख गई किताब आपको? हाँ सर। यस सर। यस। पहले तो मुझे आप सब ये बताएं कि प्रदूषण कहते किसको हैं हम? धुएं तथा कारखानों का प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण किसे कहा जाएगा? सर दूषित हम यहाँ धुएं पर को। वायु और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सफेद संगमरमर को काला बना देती है, तो इसलिए इसकी चमक धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या है? खतरा है। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम सब जागरूक है कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा ये पहले था। हमारे बड़े बूढ़े उस नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जन समाचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो बहुत ज्यादा प्रदूषित देश है या राज्य हैं, जैसे दिल्ली जैसा मान लीजिए स्थिति है जहां पर बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है, तो वहां पर हर व्यक्ति को अस्थमा या दमा नाम की बीमारी रहती है जो श्वसन से संबंधित एक बीमारी है ना। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? कई प्रकार की श्वसन से जुड़ी हुई बीमारियां क्या हो जाती? पैदा हो जाती है। आगे देखिए, हम उस समय की कल्पना मात्र से भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की परिभाषा लिख लेंगे भाई आप सभी। क्या लिखोगे परिभाषा? पर्यावरण वायु में हानिकारक हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को वायु तत्वों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कहते हैं। नोट कर लोगे एक बार परिभाषा? कर लिए सर। कर लिया। अब समझिए मेरी बात को। हमारा जो वायुमंडल है इसमें 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। और इसके अलावा 1% अन्य गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? अन्य गैसें। इसी 1% में 0.03% आपके पास में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मुझे बताओ कि वायु प्रदूषण कौन सी स्थिति में हम कहेंगे? देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का संगठन है। इस वायुमंडल के संगठन में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, चाहे संख्यात्मक रूप से या गुणात्मक रूप से कोई भी परिवर्तन आता है जो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कह देंगे? वायु प्रदूषण कह देंगे। तो वायु में संख्यात्मक या गुणात्मक हानिकारक जो परिवर्तन होंगे उन्हीं को भी अपन क्या कह सकते हैं? वायु प्रदूषण कह सकते हैं। अब वायु प्रदूषण में हो क्या रहा है? ऑक्सीजन का लेवल तो धीरे धीरे कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो गैसें तो पहले से ही है ये मौजूद, लेकिन इनकी मात्रा में जब परिवर्तन आता है तो ये हानिकारक रूप धारण कर लेती है। बस वही स्थिति क्या होगी, वायु प्रदूषण होगी। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या रह पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं रह सर, नहीं सर, नहीं सर। हाँ देखो, जीवित नहीं रह सकते, ये साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप ये जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण, बात को अंडरलाइन कीजिए भाई, वायु क्या होती है, गैसों का मिश्रण होती है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। तो ये भी याद रखना है आपको कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें 78% तो नाइट्रोजन गैस है और 21% कौन सी गैस है भाई, ऑक्सीजन गैस है। अब शेष कितना प्रतिशत बच रहा है, 1% है ना। तो इस 1% में देखो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। कर ले क्या? हाँ हाँ, अंडरलाइन करो इन बातों को, ये बातें अंडरलाइन करो आप। ठीक। क्रियाकलाप 18.1, आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय नाक को ढका होगा, क्योंकि ईंट के भट्टे के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर बहुत ज्यादा धुआं उत्सर्जित होता रहता है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, धुआं ज्यादा होने की वजह से हम ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पाते हैं। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी, क्योंकि भीड़ वाली सड़क पर जब अपन चलते हैं तो वहां पर धूल मिट्टी के जो कण हैं वो भी उड़ते हैं, जिसके कारण हम ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पाते और हमें खांसी आ जाती है। अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। उपवन और भीड़ वाली सड़क, बताइए भाई। उपवन, उपवन का मतलब वन वाली जो वायु है और भीड़ वाली सड़क वाली जो वायु है, तो दोनों में से किसकी वायु अच्छी लगेगी अपने को? उपवन वाली। सर, वन वाली। हाँ हाँ, उपवन वाली, क्योंकि वहां पेड़ पौधे ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और भीड़ वाली सड़क पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है, धुएं की मात्रा ज्यादा होती है। आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र का मतलब तो जहां पर केवल लोग रहते हैं, है ना। और औद्योगिक क्षेत्र का मतलब जहां पर कई प्रकार की फैक्ट्रियां ये चल रही है। तो कहाँ का वायु ज्यादा बढ़िया लगे? आवासीय। दिन में विभिन्न समयों पर जैसे कि प्रातः काल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा। तो बताइए मुझे कि दिन में विभिन्न समयों पर, जैसे कि एक तो प्रातः काल, एक दोपहर और एक सायंकाल में भीड़ वाला कोई चौराहा है, एक ही चौराहा है, तो प्रातः काल का वातावरण वहां सबसे बढ़िया रहेगा। गांव और शहर, इन दोनों में से किसका? गांव। गांव का। हाँ देखो आगे, उपरोक्त क्रियाकलाप में आपको एक प्रेक्षण ये भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि ये धुआं कहां से आया? इस प्रकार के पदार्थों के मिल जाने से वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। इसमें ये बात अंडरलाइन कर लीजिए आप, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक, यहाँ हानिकारक का लेना भाई, हानिकारक है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो एक तो ये परिभाषा जो किताब में आई है, और एक मैंने आपको लिखवा दी, दोनों में से कोई भी आप एक याद कर लें अच्छे से। वायु में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं, या फिर जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे क्या बोला जाता है? वायु प्रदूषण कहते हैं। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं सर, नो सर।
अब आगे देखो वायु कैसे प्रदूषित होती है, तो अंडरलाइन करिए आप। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं या प्रदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वायु प्रदूषक बोला जाता है। अंडरलाइन कर लिया ना आपने सबने ये। यस सर। यस सर। अब आगे देखो, कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोत जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री। अब देखो वायु प्रदूषकों का स्रोत कौन कौन है, आपसे मान लो वायु प्रदूषण का कारण पूछें तो यही बताना है आपको, फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक। अपन कोई भी वाहन चलाते हैं उसमें साइलेंसर लगा रहता है और उस साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है। जलावन लकड़ी, यानी कि अपन जो लकड़ी जलाते हैं उससे धुआं निकलता है। उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। उपले जानते हो? यस सर। हाँ, कंडे गोबर के बनाते हैं जो, उनको जलाते हैं तो धुआं निकलता है। तो वायु प्रदूषण के कारण में आप फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकलने वाला धुआं हो सकता है। तो ये सभी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। जितने भी वायु प्रदूषकों के स्रोत है वही वायु प्रदूषण के क्या बनेंगे भाई, कारण बनेंगे। देखो आप, ये देखो चिमनियां धुआं निकाल रही है बहुत ज्यादा, तो इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, अधिक हो रहा है। आगे देखो, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली जैसे शहरों में तो क्या है, छोटे बच्चे ही अस्थमा से पीड़ित हो जाते हैं। उनको छोटे बच्चों को क्या है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि वहां पर वायु प्रदूषण क्या है, बहुत ज्यादा है। हाँ, श्वसन समस्या से कितने बच्चे पीड़ित हैं इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पास पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण कीजिए। तो अपने आसपास तो बहुत कम है, बाकी यदि अपन बड़े शहरों में जाकर के सर्वेक्षण करें तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि श्वसन से या अस्थमा से पीड़ित होंगे, हो जाते। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है। आइए ये जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया कि हमारे शहरों में कितने तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? तो आपको पता है वर्तमान में जो वाहन है उनकी संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक चीज और हो गया हमारे इंडिया में कि जो जितनी बड़ी गाड़ी खरीद करके लाता है उसका रहन सहन का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है, जबकि हमें पता नहीं है कि हम जो वाहन खरीद रहे हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक बनता जा रहे हैं। जितने भी वाहन अपन खरीदते हैं वो धुआं छोड़ते हैं, और धुआं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वो छोड़ते हैं। जब चलते हैं तो उससे वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो अंडरलाइन करना भैया, वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सारी गैसें छोड़ते हैं। और कोई आपको पूछे ना भाई वायु प्रदूषक के उदाहरण बताइए, किसके उदाहरण, वायु प्रदूषक, प्रदूषण। तो वायु प्रदूषक यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं, ये सब क्या है, वायु प्रदूषक का मतलब ये वायु को क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। अंडरलाइन किया भाई सबने? सर वायु प्रदूषण के भी, हाँ क्या पूछ रहे बेटा? सर वायु प्रदूषण के भी यही है ना? नहीं, वायु प्रदूषण के कारण मैंने आपको ये बताए थे,
वायु प्रदूषकों के स्रोत या कारण एक ही बात है, स्रोत या कारण फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहक, निर्वातक, जलावन, लकड़ी, उपलों के जलने से निकलने वाला धुआं, ये वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है। ठीक सर। और ये इनसे जो भी धुआं निकलता है, इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और होते ही होते हैं। इन धुआं, ये जो भी धुआं निकालेंगे ना, इनमें ये सारी चीजें पाई जाती है। और हमने ये पढ़ा है कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वायु प्रदूषक कहलाएंगे। तो वास्तव में वायु तो इनके कारण प्रदूषित हो रही है, लेकिन इनको उत्पन्न करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। मैंने आपको यही तो कहा था भाई, जिनसे वायु प्रदूषक उत्पन्न होंगे वो वायु प्रदूषण के क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये एक विषैली गैस है। ये रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या कर देती है, घटा देती है। भाई ये माइक ऑफ रखिए एक बार। हाँ माइक ऑफ रखिए। हाँ अब देखो, हमारा जो रुधिर होता है इसमें कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। ग्लोबी। हाँ, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में लेकर के जाता है। यानी कि ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम श्वसन की क्रिया के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, जैसे हीमोग्लोबिन मान लीजिए ऑक्सीजन को जोड़ करके ले जा रहा है, और आपके पास मान लीजिए श्वसन की क्रिया के द्वारा आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लेते हो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगी, ऑक्सीजन को इससे हटा देगी यहाँ से, और खुद इसकी जगह जुड़ जाएगी। अब हीमोग्लोबिन किसको लेकर के जाएगा, ऑक्सीजन को नहीं, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। तो अब ऑक्सीजन कम जाएगी किसकी उपस्थिति में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उपस्थिति में। क्या आप जानते हैं, यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो ये संसार की सर्वाधिक लंबी नदी नील और अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। अब आप देख लो, इतने सारे वाहन जो होते हैं दिल्ली के अंदर चलते हैं, तो इसी वजह से दिल्ली में क्या होता है, वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होता है। और आप सभी को, हाँ, आप सभी को यह भी पता होगा कि, क्या पता होगा, वर्तमान में वहां पर डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन जो है उनको बंद कर दिया गया है। वहां पर सारे वाहन कैसे चलते हैं, सीएनजी से या एलपीजी से चलने वाले वाहन वहां पर चलते हैं वर्तमान में। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, बूझों को विशेषतया सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत याद है, इसे धूम कोहरा कहते हैं। धूम कोहरा, ये धूम कोहरा होता है। ये किससे बनता है, धुएं और कोहरे से बनता है। देखो सुनिए ध्यान से, हमारा जो वायुमंडल होता है गैसों का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, और इस वायुमंडल के बीच बीच में जलवाष्प के कण भी पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं, जलवाष्प के कण। हाँ, अब ये जलवाष्प के कण क्या होते हैं, जब वातावरण बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो वायुमंडल में कोई धूल का कण या कोई ठोस कण होता है, तो उसके चारों ओर ये जलवाष्प के कण चिपकना चालू कर देते हैं और छोटी छोटी बूंदों में बदलना शुरू कर देते हैं। तो जितनी भी जल की बूंदे हैं, कोई ठोस कार्बन का कण होगा, उसके चारों ओर धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। और जब ये इस तरीके से चिपकते हैं तो हमारा जो वायुमंडल है उसकी दृश्यता कम हो जाती है, यानी कि आर पार कम दिखाई देना शुरू हो जाता है ना। तो उस स्थिति को अपन बोलते हैं धूम कोहरा।
जो कि वास्तव में किस किस से बना है, धुएं और कोहरे से मिलकर से बना है। हाँ, कोहरे में तो क्या होता है कि केवल जल वाष्प के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो वायुमंडल के अंदर क्या हो जाते हैं, जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल करके तैरने लग जाते हैं। तो कोहरा तो सफेद रंग का होता है, तो उसमें भी दृश्यता कम तो होती है, लेकिन धूम कोहरे की तुलना में उसकी दृश्यता ज्यादा होती है। लेकिन जब कोहरे के साथ साथ धुआं भी आ जाता है तो फिर वो काले रंग का धूम कोहरा बनता है, और काले रंग का जो धूम कोहरा बनता है उसमें दृश्यता देखने की स्थिति काफी कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल सर्दियों के मौसम में कई बार इस धूम कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स को क्या होता है, ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है, सामने कोई वाहन भी होता तो दिखाई नहीं देता, और सीधे क्या हो जाती है, गाड़ियां आपस में भिड़ जाती है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरों के सहयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे कि दमा, खांसी, बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाती है। देखा होगा ना आपने, छोटे बच्चों को जब जुकाम लग जाता है जब वो सांस लेते हैं तो आवाज आती रहती है। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण ये सारी स्थितियां पैदा हो रही है। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। देखो, पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं बताइए क्या होती है, बताइए। जहाँ पेट्रोल को परिष्करण किया जाता है। हाँ, अब सुनिए, आप सभी को पता है कि भूमि से क्या निकलता है, काले रंग का पेट्रोलियम निकलता है। आई कोप करिए पहले। हाँ, तो भूमि से काले रंग का क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल। अब इसी पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनाया जाता है, इसी पेट्रोलियम से डीजल भी निकाला जाता है, डीजल भी बनाया केरोसिन जाता भी है, निकाला जाता है, CNC मोम भी है। निकाला जाता है। देखो वास्तव में क्या होता है कि जो पेट्रोलियम होता है उससे इन सारे पदार्थों को अलग करने के लिए एक बहुत बड़ा यंत्र काम में लिया जाता है, और वो यंत्र जिस क्षेत्र में लगे होते हैं उन्हें पेट्रोलियम परिष्करण शालाएं कहते हैं। तो वहां पर पेट्रोलियम से इन घटकों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो जब हम पेट्रोलियम से इन घटकों को अलग करते हैं तो उस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें क्या होती है, बाहर निकलती है, और ये सब गैसें क्या करती है, वायु को प्रदूषित करती है। अब आगे देखिए, विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न करती है। आपने अध्याय 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलने के विषय में पढ़ लिया है। तो अध्याय 5 पढ़ा था हमने, जिसमें हमने कोयले के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो कोई भी पदार्थ अपन जला रहे हैं या तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। और ये सारी गैसें श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जाती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देती है श्वसन से संबंधित। आगे देखिए, अन्य प्रकार के प्रदूषक अंडरलाइन करिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। किया अंडरलाइन? यस हाँ सर। यस सर। देखो इसमें आगे भी अंडरलाइन कर लो, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरासोल फुहार में होता है। किसमें होता है? एरासोल फुहार। हाँ, अब समझ लेते हैं एक बार एरासोल फुहार। हाँ, एरासोल फुहार जानते हो? झाग। नहीं सर। में देखा होगा आपने, वो झाग झाग निकालते हैं ना डिब्बियों से शादियों में, इनमें उसमें आता है CFC। देखो, रेफ्रिजरेटर आप सबने देखा होगा, फ्रिज जिसको अपन कहते हैं फ्रिज, एयर कंडीशनर जिसको AC बोला जाता है, एयर कंडीशनर AC, तो ठंडे करने का काम आता है। एरासोल फुहार जितने भी धुआं निकालने वाले होते हैं ना,
आप सभी माइक ऑफ करोगे जब आवाज से जाएगी भाई। हाँ, अब माइक ऑफ रखिए तो आप सुनाई देंगे। हाँ तो देखो, शादियों के समय में वो बोतल से निकालते हैं सफेद सफेद रंग का धुआं, सफेद सफेद रंग का धुआं सा, हाँ सर। वो होता है एरोसोल फुआरा। तो इन सब में किसका उपयोग होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी का उपयोग होता है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं इसमें एक गुण होता है, ये दूसरे पदार्थों से ऊष्मा लेकर के उनको ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनको ठंडा कर देते हैं। ठंडा। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल फुआरे, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। तो एक तो आप यहाँ पर प्रश्न ये आता है आपके कि सीएफसी का पूरा नाम बताइए, तो क्या बताओगे आप? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल फुआर में होता है। अंडरलाइन कर लिया होगा ना आपने? हाँ सर। हाँ सर। देखो सीएफसी का उपयोग हम कर तो लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है? पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। कैसे क्षति पहुंचाता है? देखो सुनना, हमारी पृथ्वी कैसी होती है? गोल गोल। गोला भी होती है, कुछ अंडाकार जैसी दिखाई देती है। तो इस पृथ्वी के चारों ओर किसकी परत पाई जाती है? वायुमंडल की परत पाई जाती है। वायुमंडल। तो इस वायुमंडल में ही एक परत का नाम होता है जिसे अपन ओजोन परत कहते हैं। को रखिए। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब माइक ऑफ करो पहले सभी। हाँ, अब सही आ रही है सबके पास में आवाज? तो एक परत होती है जिसका नाम क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत। और ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, उनको रोकती है। सूर्य से बहुत सारी किरणें आती है हमारी धरती पर, उनमें से एक प्रकार की किरणें पराबैंगनी किरणें भी है, और ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक होती है। तो ये वायुमंडल में ओजोन की जो परत होती है, ये इन पराबैंगनी किरणों को रोक करके हमें इन पराबैंगनी किरणों से क्या कर देती है? बचा देती है। लेकिन जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन काम में ले रहे हैं, ये इस ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। नष्ट करने से ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आने लग गई है, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। त्वचा के कैंसर, कम उम्र में बाल सफेद आना, ये सब कौन सी किरणों के प्रभाव है? पराबैंगनी किरणों के प्रभाव हैं। कौन सी किरणों के प्रभाव है भाई? ये पराबैंगनी किरणों के प्रभाव है। हाँ, सर इसे भी लिखना है क्या? नहीं अभी नहीं। देखो, सीएफसी के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये अंडरलाइन कर लो बस आप। प्रश्न पूछा जाएगा कि सीएफसी के द्वारा वायुमंडल की कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो रही है? तो ओजोन परत। या प्रश्न ऐसे आएगा कि ओजोन परत के विखंडन के लिए या क्षय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस जिम्मेदार है? सीएफसी। तो इसको अंडरलाइन करो आप। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। कौन सी किरणों को रोकती है? ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि सीएफसी के स्थान पर अब कम हानिकारक रसायनों का उपयोग होने लगा है। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यधिक छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं। दृश्यता का मतलब समझ गए ना भाई? वायु के आर पार अपन जो देख पाते हैं, वो दृश्यता ये घटा देते हैं। सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात, इस्पात का मतलब स्टील, निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। ये क्रियाकलाप आप कर लेना, कल हम यहां से पढ़ेंगे। अब कहां से पढ़ोगे अभी? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसको आज यहाँ तक आप लगा लीजिए। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लेना। और आज जो मैंने अंडरलाइन किया है
वो याद कर लेना आप, फिर मैं कल कुछ प्रश्न Thank आपके you, लिए sir. लेकर के आऊंगा। Yes, ठीक है। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. लेफ्ट हो जाइए भाई सभी अब। Thank you, sir. ठीक है सर। अरे लेफ्ट हो जाइए, लेफ्ट। ओके। मुझे लेफ्ट मत। सर एग्जिट हो जाए। हाँ बिल्कुल एग्जिट हो जाइए अब।